सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय बंगाल की एसआईआर पर है। देश में अगर किसी पार्ट में, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में अगर कहीं भी कोई गलत काम होता है, नैतिकता होती है कि उसके खिलाफ कोई गलत कार्य हो रहा होता है, तो हमें उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। इसी कारण से मैं आज पर बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, वो बहुत ही गलत हो रहा है। ये एसआईआर में बहुत सी त्रुटियां हो रही हैं और न उनको कुछ सुन रहा है। तो इस पर मैं आज अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि इसका ध्यान रखें। बंगाल में विधानसभा की 294 सीट हैं। पहले चरण की जो 152 सीट हैं उन पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा और दूसरे चरण की जो 142 सीट हैं उन पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। परिणाम सभी राज्यों के 4 मई में आएंगे। बंगाल में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 70 लाख है। पहली लिस्ट में जो नाम हटाए गए लिस्ट है वो 63 लाख है। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आई फाइनल लिस्ट, उसमें 27 लाख 16,393 नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। अब इन्हीं पर विवाद ज़्यादा हो रहा है। 27 लाख पर 27,16,393 जो नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट है, इन पर ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है। इस प्रकार से कुल हटाए गए जो वोटों की संख्या है वो 90,83,000 है। अब जो पहले चरण की 152 सीट हैं उनमें 14,27,771 वोट उसमें से हटाए गए 152 सीटों में से, और जो दूसरी चरण की जो 29 अप्रैल को होंगे उन 142 सीटों में से 12,87,622 नाम काटे गए हैं। इस प्रकार कुल जो वोट काटे गए हैं वो 27,16,393 हैं। अभी 23 अप्रैल को जो चुनाव होंगे 152 विधानसभा के, उनकी जो नामांकन की अंतिम तिथि थी वो 6 अप्रैल थी, और 29 अप्रैल को जो 142 विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे उनकी अंतिम तिथि 9 अप्रैल थी। इसका मतलब है कि 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फरीज हो गई, यानी कि उस पर अब कार्य नहीं होगा, न उसमें कोई वोट घटाए जा सकते, जोड़े सकते। लेकिन अब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं या उसका कहना है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, कि इस पर कार्रवाई होगी और ये 22 अप्रैल, जब 23 में से जो चुनाव ही है, ये 22 अप्रैल तक इसमें नाम में संशोधन हो सकता है, उसमें कुछ नाम बढ़ाए जा सकते हैं, उनका सर्वे चलाया जाएगा। और दूसरे इसके साथ साथ ये भी है कि 13 अप्रैल को फाइनल लिस्ट सभी जितनी पार्टियां हैं, विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, अपनी जो भी जितने भी दल हैं, सभी दलों को उनकी लिस्ट सौंपी जाती है। तो 13 अप्रैल को जब लिस्ट सौंपी जाएगी उसके बाद नहीं लगता कि उसमें कुछ सुधार हो पाएगा। संविधान की धारा 23(3) में यह व्यवस्था है कि हमारे जो चुनाव है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए, परंतु आज देश में ऐसा नहीं हो रहा है। और धारा 21(2) व 21(3) में ये व्यवस्था है, ये प्रावधान है कि यदि समय पर नई जो चुनाव लिस्ट है अगर वो तैयार नहीं हो पाती है तो पुरानी लिस्ट से ही चुनाव कराए जाए, ये व्यवस्था है। परंतु नहीं लगता कि सरकार इसके हमारे जो चुनाव आयोग है इसको भी मानेगा। हमें तो लगता है कि जो भी अब बन चुके हैं अब उसी के आधार पर अब विपक्ष वाले कितना भी इसके जो हैं हा उल्ला करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब 8 अप्रैल को जो वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी है उसके लिए एक बंगाल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञानेश कुमार गुप्ता से मिला, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको कह दिया कि गेट लॉस्ट, यानी कि यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने उन सांसदों का अपमान किया। इससे पहले भी एक बार जो अभिषेक बनर्जी हैं, बंगाल के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, एक दल आया था नेताओं का इनसे मिलने के लिए, तो उसमें भी इन्होंने उसका अपमान किया, उनकी बात नहीं मानी, उनकी
जो शिकायतें थी वे शिकायतें नहीं सुनी। तो इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड यू आर सेलेक्टेड बाय मोदी एंड शाह, कि हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप हमको ऐसा नहीं कर सकते, और आप तो मोदी और शाह के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने इसका करारा जवाब दिया था। ममता बनर्जी बहन ने भी कई बार उनको पत्र लिखे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ममता बनर्जी क्या, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में पिछले साल अगस्त व सितंबर में 2 बार अपने विचार अपने वोट लिस्ट को दिखा के किस प्रकार से चोरी होती है। अखिलेश यादव ने भी बताया था कि मैंने 18,000 शिकायतें भेजी थी, रिसिप्ट मेरे पास है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार चुनाव आयोग किसी की बात पर कोई जवाब नहीं देता, केवल सूत्रों के आधार पर कहता है। एक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका पूरा अधिकार है, फिर भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस प्रकार की सब प्लानिंग कर रहा है। जबकि अभी बंगाल में जो 483 अधिकारी बंगाल से जो है ना हटाए गए हैं, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, एसडीएम तक के, मतलब जो है ना 483 अधिकारी हटाए गए। जबकि असम से 10, तमिलनाडु से 8 और पांडिचेरी से केवल 5 अधिकारियों को हटाया गया। लेकिन ये इसमें कुछ घालमेल कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी छल कपट करके गणेश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितवाया जाए, चाहे उन्हें कुछ भी गलत कार्य कोई भी करना पड़े। ये सब गलत ही तो है, इतने अधिकारियों को हटाना, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी कांग्रेस के राज्य में भी, या कभी भी अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा ये कर रहे हैं गणेश कुमार गुप्ता जी। और पुनरीक्षण के लिए इन्होंने जो दूसरे राज्यों से, जैसे उड़ीसा वगैरह दूसरे राज्यों से, इन्होंने जो पुनरीक्षण के लिए जजों को बुलाया गया। तो इस प्रकार अपने ही चुने हुए आदमियों को ये रखने हैं, ये हर प्रकार से चाहते हैं कि हमें चुनाव जीतना है। और इसी में जस्टिस बागची ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 1 अप्रैल को कहा था कि भाई जिसके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं वो जो है ना अगली लिस्ट में आगे अपना नाम बढ़वा कर अगली जब भी आगे चुनाव आएंगे, जैसे अब से पहले अब तो लोकसभा के 29 में आएंगे, इसके बाद तो ये 31 में आएंगे, इसके तो विधानसभा के। तो इसका मतलब उन्हें अभी जो है ना कई साल तक, तो 29 तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे भी पता नहीं यही व्यवस्था रही, आगे का क्या यकीन है कि आगे ऐसा हो पाएगा। तो इस प्रकार गणेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सब कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। और अभी 9 अप्रैल को मोदी जी ने बंगाल की एक सभा में कहा था कि बंगाल में हमारी सरकार आने पर घुसपैठिया को तो हम निकालेंगे ही देश से, उसके अलावा जो उनके समर्थक हैं उनको भी हम जेल में डालेंगे। तो प्रधानमंत्री के ऐसे वक्तव्य कतई भी उचित नहीं कहा जा सकते, विपक्ष को कमजोर करने वाली, उनको डराने धमकाने की एक प्रक्रिया है। और जैसा कि अभी 193 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा के अब अपने हस्ताक्षर किए थे कि हमें इस पर एक इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाना है गणेश कुमार गुप्ता के खिलाफ कि वो बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। परंतु लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तथा राज्यसभा के अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से हरियाणा में बिहार के चुनाव चोरी से, वोट चोरी करके, काउंटिंग में गड़बड़ी करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके, सब तरह के हथकंडे अपनाकर उनको हराया गया है। जबकि उस समय न तो बिहार में न हरियाणा में उनकी कोई लहर नहीं थी, और जितने भी चैनल थे सभी हरियाणा में तो सभी को विनर दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी को, परंतु यकायक भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। ये इसी प्रकार से सब चुनाव जीतते हैं, धोखाधड़ी से। अब बंगाल में भी इसी प्रकार से विपक्ष को हराने की इनकी रणनीति चल रही है, जिसके सूत्रधार गणेश कुमार गुप्ता जी हैं। भाजपा चाहती है कि देश में उनको एक छत्र राज रहे,
देश चाहे जाए भाड़ में, देश को कितना भी नुकसान हो जाए, देश में आजकल क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है युद्ध के चलने से, परंतु इन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मोदी जी और शाह तो जो है अपने चुनाव में व्यस्त हैं, उन्हें तो केवल चुनाव जीतने हैं। जनता तो अपना काम करती है, जनता की इसमें कोई गलती नहीं, जनता तो अपना पूरी ईमानदारी से अपना जो है ना वोटिंग करती है। लेकिन जनता क्या करे, गड़बड़ी तो सब ऊपर से होती है, सत्ताधारी लोग करते हैं। आप सत्ताधारी नहीं चाहते, वे तो चाहते हैं कि भारत में विपक्ष मुक्त भारत, यानी कि विपक्ष की कोई वैल्यू ना, विपक्ष ही ना रहे। जब तक विपक्ष नहीं होगा तो बिना विपक्ष के प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र में विपक्ष का होना और विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वे अपने मजबूती से जो भी सरकार गलती करती है उनको उजागर करना, उनको बताना कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये देश के लिए हानिकारक है, तभी देश चल सकता है, अन्यथा नहीं। अगर ये चाहेंगे विपक्ष समाप्त हो जाए तो इन पर एकाधिकार होगा, यानी कि देश में डिक्टेटरशिप होगी, देश तानाशाही में चला जाएगा। इसलिए प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार जनता को चाहिए कि हमें इस पर किस प्रकार से इसे सरकार से जो है अपना पीछा छुड़ाना है, किस प्रकार से हमें इसको हराना है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। जय हिंद।